हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स और ऑलरेडी 9 लेक्चर्स आ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स को। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो तो पहले स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से आप 9 लेक्चर्स को कंप्लीट करके तब जाकर आप आज का लेक्चर देखना, तो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। तो हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड पार्ट में अमीनो एसिड्स, थर्ड पार्ट में हमने किया था प्रोटीन्स एंड फोर्थ पार्ट में एंजाइम्स। आज हम करेंगे फिफ्थ पार्ट विटामिन्स एंड देन सिक्स्थ पार्ट में हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लेंगे हार्मोन्स का। सो होपफुली दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड आफ्टर दैट हम करेंगे रैंक बूस्टर सीरीज। तो आज के बाद रेगुलरली जो लेक्चर्स आएंगे वो सारे रैंक बूस्टर सीरीज में आएंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर मैं चैप्टर में इंक्लूड नहीं करूंगा। अब मैं सारे लेक्चर्स जितने भी मैं ऐड करूंगा वो सब करूंगा रैंक बूस्टर सीरीज में। टॉप 20 क्वेश्चंस भी डालूंगा चैप्टर वाइज, कन्वर्जेंस भी डालूंगा, डिस्टिंग्विश भी डालूंगा, और जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रैंक बूस्टर सीरीज में। तो आपका पहला काम है कि पहले अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करो अच्छे से। जब ये सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो रैंक बूस्टर सीरीज को देखना स्टार्ट कर दो। आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और ध्यान रखना, रैंक बूस्टर सीरीज उसको रेगुलर देखना है, उसमें कोई भी आपको बिल्कुल भी इरेगुलरिटी शो नहीं करनी है। विटामिन्स, तो व्हाट आर विटामिन्स, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स करेंगे। सो विटामिन्स आर, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। विटामिन्स आर vitamins are the biomolecules that must be included in our diet to perform specific biological functions for the life, growth, etc. तो विटामिन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, तो इनको हमें इंक्लूड करना होता है डाइट में, और हम रेगुलरली इनको इंटेक करते हैं। और ये हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में। सो दीज आर मेनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो वो ये मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं, बाकी बहुत सारी चीजों में मिलते हैं, और मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। दीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, तो ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। एक्सेप्ट विटामिन डी, केवल एक विटामिन डी है जो सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी स्किन में जो केमिकल होता है उसकी हेल्प से हमारी बॉडी में सिंथेसिस होती है विटामिन डी की। एक्सेप्ट विटामिन डी, ठीक। deficiency of these can cause serious diseases,
इनकी डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीजेज हो सकती है क्या, हो जाती है, वो मैं आगे बताऊंगा। डिजीज का भी क्लासिफिकेशन बताऊंगा। तो अब करते हैं विटामिन्स का क्लासिफिकेशन। इसमें कोई डीप हमारे पास प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं है, केवल यही है कि विटामिन्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन बताना है। तो विटामिन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो विटामिन्स आर क्लासिफाइड एज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, और दूसरे होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। बी एंड सी याद रखना, ट्रिक बना लो, विटामिन बी एंड विटामिन सी। बी एंड सी ये है वाटर सोल्यूबल, एंड ड्यू टू देयर सोल्यूबिलिटी they cannot be stored in our body. So vitamin B and C cannot stored in our body, हमारी बॉडी में ये स्टोर नहीं हो सकते। These exerted from the body through urine। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाले जो विटामिन है, विटामिन बी एंड सी, इनकी रेगुलरली इनको डाइट में इंक्लूड हमें करना पड़ता है, रेगुलरली इनटेक करने पड़ते हैं हमें विटामिन बी एंड सी, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है विटामिन बी और सी की, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। जितना भी एक्सेस विटामिन होगा वो रेगुलरली यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट होता रहेगा। तो हम कभी भी हमारी बॉडी में ये स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए रेगुलरली इनटेक होना चाहिए इसका। जैसे विटामिन सी होता है लेमन में और ऑरेंज में, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें होते हैं ये। अगर आप इनको रेगुलरली इनटेक नहीं करोगे तो गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा भी होगा हमारे मसूड़ों में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है कुछ टाइम में, अगर आप लेमन नहीं लोगे या ऑरेंज नहीं लोगे। इसलिए रेगुलरली इनको इनटेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विटामिन बी भी वाटर सोल्यूबल है, ये भी बॉडी से पास आउट हो जाता है बहुत जल्दी। तो जितनी बॉडी को जरूरत होती है केवल उतना ही अब्जॉर्ब होगा, बाकी सारा पास आउट। इसलिए डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करो विटामिन बी एंड सी। बाकी जितने भी हैं उनको डेली लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर फैट सोल्यूबल, वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और जब बॉडी को जरूरत होती है तो बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ये है फैट सोल्यूबल विटामिन। दे कैन स्टोर इन आवर बॉडी। तो यहां तक नोट करो बेटा आप। चलो बेटा, हो गया। अच्छा, इनको रेगुलरली इनटेक करने की जरूरत होती है और इनको रेगुलरली इनटेक करने की जरूरत नहीं होती है, ये बात याद रखना। एक अलग से विटामिन होता है, उसका नाम है विटामिन एच, बायोटीन भी बोलते हैं इसे। It is neither water soluble nor fat soluble, ना ही वाटर सोल्यूबल है और ना ही फैट सोल्यूबल है। याद रखना इस चीज को। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 2। Classification number 2. Classification based on the
सोर्स, तो सोर्स के बेस पर क्लासिफिकेशन। तो भाई सोर्स के बेस पर क्लासिफिकेशन एग्जाम में जरूर आता है, 100% इस पर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताओ विटामिन ए किस में मिलेगा, विटामिन सी कौन से फ्रूट्स में मिलेंगे, और विटामिन डी कहाँ से मिलेगा हमें, या कॉज ऑफ डिजीज ऑफ डेफिशिएंसी भी आ सकती है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी। तो याद रखना, मैं इसको एक टेबल से समझा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज टेबल बनाऊंगा तो इसी में आधा घंटा लग जाएगा मुझे, ठीक है। तो इसका बेनिफिट उठाते हैं हम टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा और करते हैं स्टार्ट हम। तो देखो ये है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए ये हमें मिलेगा फिश लिवर ऑयल में, कैरेट्स में, बटर एंड मिल्क में। तो मिल्क में बहुत इजीली मिल जाता है हमें विटामिन ए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। गाजर और दूध में मेनली, तो गाजर का हलवा खा लो, दोनों चीज मिल जाएगी, विटामिन ए भी और विटामिन ए गाजर के हलवे में इजीली मिल जाएगी, मिल्क से भी और कैरेट से भी। अब इससे जो बीमारियां होती है, डेफिशिएंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोथैलेमिया, ये दोनों डिजीज इसकी डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन बी1, तो विटामिन बी1, बी2, बी6, बी12 ये ही इंपॉर्टेंट है चारों। इसको एक कैप्सूल में भी ले लेते हैं हम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से आता है कैप्सूल, उसमें चारों होते हैं। अगर हमें कोई बीमारी हो जाए, हम उसमें रेगुलर डाइट ना ले सके, तो उसमें हम विटामिन बी को बाहर से एक्स्ट्रा हमें इनटेक करना पड़ता है बॉडी में, जिससे कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी ना हो। मिल्क में मिलता है विटामिन बी1, ईस्ट में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, हरी सब्जियों में, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी, इसका नेम क्या है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमीन, याद रखना नेम भी। विटामिन बी2, तो विटामिन बी2 मिलेगा आपको एग वाइट में, मिल्क में और लीवर में, ठीक है। इसका नाम है विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन बी6, तो विटामिन बी6 होता है आपका मिल्क में। मिल्क में तो ज्यादातर सारे ही होते हैं, आप मिल्क लेते रहोगे तो आपको विटामिन की डेफिशिएंसी होगी भी नहीं। ईस्ट में और इससे होती है कन्वल्शंस, बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है, इसका नाम है नियासिन, ठीक है। विटामिन बी3 का, बी6 है ये, बी6 होता है पायरिडॉक्सिन, बी3 नहीं लिखा हुआ इसमें, बी6 ही है, पायरिडॉक्सिन। बी12 साइनोकोबालेमाइन होता है, मीट, फिश, एग और दही में मिलता है। विटामिन सी सारे के सारे जितने भी खट्टे हमारे फ्रूट्स हैं, साइट्रस फ्रूट्स हैं, लाइक आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज, लेमन, साइट्रस फ्रूट्स में आ जाते हैं आपके ऑरेंज और लेमन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से होते हैं स्कर्वी, स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग इन गम्स। अच्छा, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, एक्सपोजर टू सनलाइट, धूप में खड़े हो जाओ, हमारी बॉडी में खुद बनने लगेगा ये। इसकी डेफिशिएंसी से होती है बीमारी रिकेट्स। तो विटामिन डी इन दोनों का मिक्सचर है, अर्गो कैल्सीफेरोल और कैल्सीफेरोल, ठीक है, चेलकोक्सीफेरोल। विटामिन ई, तो इसको बोलते हैं हम टोकोफेरोल, ये वेजिटेबल्स में, नट्स में मिलता है काफी। विटामिन ई आलमंड्स में, नट्स में भी मिल जाता है, मतलब जितने भी नट्स हैं हमारे। मसल्स वीकनेस आती है इससे, और इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज। विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा। डिलेड ब्लड क्लोटिंग, इससे ब्लड क्लोटिंग डिले हो जाएगी। और बस ये है हमारे विटामिन्स, इनकी टेबल बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। बस इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इनके नाम लिख लेना। एनसीईआरटी में भी इसके टेबल है, आप एनसीईआरटी से भी इसके टेबल को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी से कर लेना, आपकी मर्जी है। चलो तो भाई अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा
पार्ट 6 का नाम है हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है बेटा? तो न्यूक्लिक एसिड होता है एक बायोमोलिक्यूल, और ये कहाँ मिलेगा हमें? ये मिलेगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, एक एसिड है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। लेकिन ये सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है। हम केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। केमिस्ट्री में तो ये भी पूछेंगे कि बनता कैसे है। मेन चीज होता है केमिस्ट्री में कि कोई भी सब्सटेंस बनता कैसे है, हाउ कैन वी प्रिपेयर इट। हमें अगर इसे बनाने की जरूरत पड़ी तो क्या हम इसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। तो ये एक तरीके का ऐसा मटेरियल है जो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स को या इनहेरेंट कैरेक्टर्स को ऑफ स्प्रिंग में लेकर जाता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाता है। तो अगर ये ना हो तो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारी जो ऑफ स्प्रिंग है, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उसमें नहीं आएंगे। इसकी वजह से ये आते हैं न्यूक्लिक एसिड की, ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड, इसमें मजा आएगा आपको थोड़ा सा। न्यूक्लिक एसिड is the biomolecule which is responsible to carry कैरेक्टर्स या हेरिडिटी कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स लिख लो, लक्षण from one generation to the next generation, from one generation to the next generation। तो भाई न्यूक्लिक एसिड वो बायोमोलिक्यूल है जो रेस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए। तो एक्चुअली में ये हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस। अब कैसे लेकर जाता है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को? ठीक है, तो एक्चुअली में हमारे जो सेल होते हैं वो होते हैं दो तरीके के सेल होते हैं। एक तो नॉर्मल सेल होता है और एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल और रिप्रोडक्टिव सेल दो से मिलते हैं हमें, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है स्पर्म में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है हमारा एग में। एग बोल लो या ओवम बोल लो। अब जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इन दोनों का फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और फॉर्मेशन होती है एक नई सेल की। इसे बोलते हैं हम जाइगोट। जाइगोट। तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, उसके बाद फीटस बनता है, और उसके बाद इसके मल्टीप्लिकेशन से पूरे का पूरा ह्यूमन बनेगा। ठीक है, मतलब बेबी। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्टिव सेल, ये रिप्रोडक्टिव सेल, इससे आएगा हमारे
23 क्रोमोसोम्स, इससे आएंगे हमारे 23 क्रोमोसोम्स और इसमें आएंगे 46 क्रोमोसोम्स। तो हर इंसान में हमारे अंदर जो इस टाइम किसी भी ह्यूमन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 हैं और 23 आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल से और 23 आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल से। तो रिप्रोडक्टिव सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो होता है 23 और फीमेल में भी नंबर 23 और इन दोनों के फ्यूजन से जो बनता है उसमें होते हैं क्रोमोसोम्स 46। तो अब सारी बात आ जाती है क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स तो यही है वो जो न्यूक्लिक एसिड के कॉम्पोजिशन से बनता है, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक तो ये प्रोटीन से बनता है, एंड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनता है और ये कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ना ही ये कैरेक्टर्स को कैरी करता है प्रोटीन, ये तो अमाइनो एसिड से बनता है। इसमें ये है रेस्पॉन्सिबल कैरी करने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। सो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन बताऊं, इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर आपसे कोई पूछे कि वो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फिर वही बात आ जाती है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो इसकी एक डेफिनेशन और है, व्हेन many nucleotides joined together by phosphodiester bond, nucleic acid is formed. Nucleic acid is formed. तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो इसे बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये आपको बताता हूं। तो दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक का नाम है न्यूक्लियोटाइड और दूसरी का नाम होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में बस एक छोटा सा ही डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस बोल दो, प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस बेस। तो न्यूक्लियोसाइड में होते हैं 2 कंपोनेंट और इसमें होते हैं 3 कंपोनेंट और इसमें होता है हमारे 2 कंपोनेंट, शुगर और बेस। अब कौन कौन सा शुगर होता है, कौन सा बेस होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर होता है उस शुगर का नाम होता है राइबोस शुगर और इसको बोल देते हैं हम, ये एक है पेंटोस शुगर, इसी को ही पेंटोस शुगर बोल देंगे। अब देखो ये है शुगर,
देखो बेटा, मैंने ये बनाई है शुगर। इन दोनों को ध्यान से देखोगे, यहां भी दोनों सेम है, यहां H है, यहां OH है, लेकिन यहां दोनों जगह H है। HOH HOH CH2OH H, बिल्कुल दोनों सेम है। तो ये जो है, ये है बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज या राइबोज शुगर भी बोल देते हैं इसको। अब ये जो है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। तो जब बनेगा डीएनए, तो डीएनए में ये वाली शुगर प्रेजेंट होगी और आरएनए में ये वाली शुगर प्रेजेंट होगी। तो ये तो हो गया एक कंपोनेंट शुगर। दूसरा कौन सा कंपोनेंट होता है? दूसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लिक एसिड में दूसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस, और ये दो ग्रुप में होते हैं, ठीक है। एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पायरिमिडीन, ठीक है। एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। चलो पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर बना लो भाई, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ चलो भाई, हो गया। तो प्यूरीन में होता है ए एंड जी, पायरिडिमिडीन में होता है यू टी सी। तो याद रखना AG UTC ये दो ग्रुप हैं। तो प्यूरीन में होता है एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन में होता है यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसाइन, साइटोसाइन, ठीक है। यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसाइन, एडेनिन, ग्वानिन। तो ये है हमारे नाइट्रोजनस बेस। और तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, जो आप कहना चाहो एक ही बात है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और फॉस्फेट ग्रुप भी बोल सकते हो आप ये। तो भाई ये तीनों कंपोनेंट मिला के बना देते हैं एक स्ट्रक्चर, उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। तो पहले बनती है न्यूक्लियोसाइड, फिर बनती है न्यूक्लियोटाइड। तो पहले बनेगी न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है भाई? तो न्यूक्लियोसाइड में मेरे प्यारे बच्चों एक तो होता है पेंटोस शुगर, ठीक है, एक होता है पेंटोस शुगर, और न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोस शुगर अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें होता है नाइट्रोजनस बेस, बेस ये है शुगर, ठीक है। इसे मैं छोड़ देता हूं, डीएनए बनाना है, आरएनए बनाना है, बाद की बात है, ठीक है। CH2OH और H ये है न्यूक्लियोसाइड। अब यहां पर है एक कंपोनेंट बेस, दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास शुगर, तीसरा कंपोनेंट नहीं है इसमें। अब यहां पर एक कंपोनेंट है हमारे पास बेस,
ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास शुगर, और तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास PO4। ये हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप। यहां पर नेगेटिव नेगेटिव भी लिखा मिल सकता है इन दोनों की जगह पर, OH की जगह O- और O-। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी ये है न्यूक्लियोटाइड, और ये वाली स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में होते हैं 3 कंपोनेंट और न्यूक्लियोसाइड में होते हैं 2 कंपोनेंट, एक तो बेस और एक होता है शुगर। इसमें बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड तीनों। अब जब बहुत सारी ये वाली कंपोनेंट, ये वाली स्ट्रक्चर मिल जाएंगी तो बनेगा आपका न्यूक्लिक एसिड। तो अब बनाते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। व्हेन मैनी न्यूक्लियोटाइड join together by phosphodiester bond, by phosphodiester bond, nucleic acid is formed, nucleic acid is formed। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बना देते हैं हम स्ट्रक्चर। तो ये रिस्ट्रक्चर, ये दूसरी स्ट्रक्चर, ठीक है, बेस, बेस H, इसे मैं यहां छोड़ रहा हूं, H OH और CH2 O P डबल बॉन्ड O OH। चलो पहले से लिख देता हूं मैं, बेस ये है बेस H, इसे छोड़ दिया, H OH CH2 PO OH OH। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना बॉन्डिंग कहां होनी है। C3 ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड C5 ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। तो C3 to C5 लिंकेज होना है फास्फोडाइएस्टर। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की वजह से इसको ऐसे लिख देता हूं, P CH2 O P O OH OH। तो देखो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरी न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे नीचे न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ऊपर न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ कार्बन है। तो अब देखो इसका OH, इसका OH और इसका H, ये बना देंगे H2O। अब ये जो बॉन्ड बनेगा ऐसे ही इसका OH H ऊपर वाले के साथ चला जाएगा और ऐसे ही इसका OH नीचे वाले के साथ चला जाएगा। तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बचेगी वो ये बचेगी O बेस
बेस H H H OH P O OH CH2 O P O OH OH। अब ऊपर वाला H निकल गया तो O बचेगा। अब यहां पे क्या बचा हुआ है H। चलो भाई करते हैं इसे। अब यहां पर इससे बॉन्डिंग हो जाएगी इस वाले ऑक्सीजन से, तो यहां क्या बचेगा P बचेगा, डबल बॉन्ड O। अब OH को चाहे O माइनस लिख लो चाहे OH लिख लो, O माइनस लिखा मिलेगा वैसे जगह जगह आपको। O CH2 O बेस बोर्ड पे बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है यार। बेस H यहां नहीं लिख रहा हूं कुछ भी, H OH और H। ऐसे इसकी नीचे बॉन्डिंग होती चली जाएगी, ऐसे इसके ऊपर बॉन्डिंग होती चली जाएगी, ये बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड दो होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो अब डीएनए कैसे बनेगा और आरएनए कैसे बनेगा? तो देखो डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसको देखो ध्यान से, इस टाइम जो है शुगर है, ना तो ये डीऑक्सी है ना ये राइबोज है। अगर मैंने यहां लगा दिया OH तो यहां भी आ जाएगा OH, तो यहां भी OH और यहां भी OH। अब ये जो बना है इसका नाम है आरएनए, क्योंकि ये है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब अगर जो मैंने यहां से ये ऑक्सीजन हटा दिया, ये ऑक्सीजन हटा दिया, ये भी ऑक्सीजन हटा दिया और ये भी ऑक्सीजन हटेगा जब यहां पे नहीं है दोनों पे, तो इस बार यहां पे क्या है, सिर्फ H। अब इसका नाम है डीएनए। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही डिपेंड करती है शुगर कौन सी है। अगर शुगर हो डीऑक्सी, अब ये डीऑक्सी है तो डीएनए बनेगा, अगर शुगर हो राइबोज तो आरएनए बनेगा। तो डीएनए और आरएनए का बनना डिपेंड करता है कि वो है क्या, ठीक है, शुगर कौन सी है। तो इसको कुछ मैं ऐसे दिखा सकता हूं भाई, देखो शुगर, ये है शुगर के साथ जुड़ा होता है हमारा फॉस्फेट, बेस। अच्छा एक चीज पर डिपेंड करता है बेस पर, डीएनए और आरएनए में बेस पेयर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है फॉस्फेट। तो ये है मेरा पास न्यूक्लियोटाइड। अब इस फॉस्फेट से दूसरे वाले की शुगर जुड़ जाएगी, शुगर के साथ ऊपर होगा बेस, अब इसके साथ फॉस्फेट ऐड हो जाएगी, ऐसे ये चलती रहेगी शुगर, फिर यहां पर दोबारा से फॉस्फेट। अब ये जो बनेगा ये बनेगा न्यूक्लिक एसिड। अब मेरी एक बात ध्यान रखना हमेशा, लाइफ टाइम इसका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में ऐसे, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये है, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नंबर 2, ये मिलता है न्यूक्लियस में और ये मिलता है हमें क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये है एक हेरिडिटी मटेरियल और ये
हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, ये है इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल है। इसके कोई टाइप नहीं होते, ये एक ही टाइप का होता है डीएनए। इट इज ऑफ वन टाइप, नो टाइप, कोई इसका टाइप नहीं है। लेकिन ये मैसेंजर आरएनए भी होता है, राइबोसोमल आरएनए भी होता है, ट्रांसपोर्टल आरएनए भी होता है। ठीक है, सिंगल टाइप, इट इज ऑफ सिंगल टाइप। इसकी स्ट्रक्चर होती है डबल स्ट्रैंडेड, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर होती है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। अब इन दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूं कि बेस पेयर्स के बेस पे क्या डिफरेंस है। इसमें बेस पेयर्स होता है ATCG, इसमें बेस पेयर्स होता है AUCG। याद रखना थाइमीन के प्लेस पे यहां सिर्फ यूरेसिल होता है, बाकी सब सेम है। आपको दिखाता हूं मैं कुछ स्ट्रक्चर्स। देखो भाई, ये हमारा साइटोसाइन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। ये थाइमीन है, ये ग्वानिन है, ये एडेनिन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे शुगर है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज है। यहां पे अगर मैंने OH लगा दिया तो ये राइबोज बन जाएगी, और OH में से O हटा दोगे तो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी। इस शुगर से बनेगा डीएनए, दूसरे वाले से बनेगा आरएनए। ठीक है, तो अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए और आरएनए का जो मॉडल है, सॉरी डीएनए का जो मॉडल है वो एग्जाम में आ जाता है। देखो ये विटामिन इनमें होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, विटामिन के सोर्स हैं ये। फिश, वाटरमेलन, बनाना, मिल्क, ठीक है, फ्रूट्स। चलो इसे दिखा देता हूं मैं, यही बता देता हूं आपको। ये डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए का स्ट्रक्चर तो आपको तो पता ही है क्या होता है डीएनए में। डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड किस किस चीज से मिलकर बना हो, शुगर से और बेस से और फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, फिर ये फॉस्फेट दोबारा से शुगर के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा शुगर, बेस, फॉस्फेट, फिर दोबारा से ये शुगर से अटैच हो जाएगा फॉस्फेट, फिर इस पे होता है बेस, फिर होता है फॉस्फेट। तो अब ये जो मैंने बनाई है ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है पूरी की पूरी। ऐसे दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन होगी, शुगर, बेस, फॉस्फेट, ठीक है, उसके बाद शुगर, बेस, फॉस्फेट, फिर से शुगर, बेस, फॉस्फेट। तो मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, जब दो न्यूक्लिक एसिड चेन्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये जो बेस है ना, इन दोनों के बिटवीन बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अब ये जो बेस है इनमें भी इंटरेक्शन होता है। ये मॉलिक्यूल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, और जब इन दोनों के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ
कुछ इस तरह की शेप बना देती हैं। ये शेप है डीएनए की, ठीक है। और यहां पर बॉन्डिंग होती है हमेशा ए टी की, सी जी की, ए की टी के साथ, सी की जी के साथ, टी के साथ ए, जी के साथ सी। तो यहां बॉन्डिंग इस तरीके से होती है। बस आपको याद रखना है, ये बात याद रखनी है हमेशा, किसमें डबल बॉन्डिंग होती है, किसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। याद रखना है जी और सी के बीच में होते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग, और ए और टी के बीच में होते हैं डबल बॉन्डिंग। तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, देखो ए और टी के बीच में कैसी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड, ए और टी डबल बॉन्ड। तो याद रखना, ये है हमारी डीएनए की वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है, इसका नाम है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। इस स्ट्रक्चर का नाम है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आज का लास्ट टॉपिक ले लेता हूं मैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स ऑफ nitrogenous base in nucleic acid is called DNA fingerprinting। तो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है एवरी इंडिविजुअल में होता है डिफरेंट। एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक sequence of amino acid, sequence of base pairs, sequence of base, nitrogenous base in nucleic acid, and to identify this sequence is called डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन। तो किसी की डेड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, तो उसकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए के सीक्वेंस को मैच करके। क्रिमिनल के आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, वी कैन आइडेंटिफाई द क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में इसका यूज कर सकते हैं हम। फोरेंसिक लैब में यूज करते हैं ना, किसी के भी हेयर का ले लेते हैं सैंपल, या उसकी स्किन या ब्लड, किसी भी चीज का सैंपल लेने के बाद डीएनए को मैच करेंगे, सीक्वेंस को मैच करेंगे, इसका सीक्वेंस सेम होगा बेस का, तो वो होगा उसका बेटा। चलिए नंबर 4, और कहां इसका यूज होता है। चलो भाई, और हाँ एक और रह गया, बस एक और लिख देना। पेरेंट्स के आइडेंटिफिकेशन में इसका यूज हो सकता है। अब कोई कह रहा हो ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो भाई चेक कर लो डीएनए मैच करके, मम्मी पापा होंगे तो डीएनए मैच हो जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। अब पार्ट करते हैं हम 7, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी डेफिनेशन आती है हॉर्मोन्स की। सो दीज आर बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारी बॉडी में से ही प्रोड्यूस होते हैं, विच आर, वैसे सिंथेटिक भी बनाए जा सकते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड and released
directly into the bloodstream to do biological activities। तो भैया हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या काम करते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होंगे और डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में भेज दिए जाते हैं, जिससे कि ये मैसेंजर का काम करते हैं। सो दीज एक्ट्स एज मैसेंजर मॉलिक्यूल्स मैसेज भेजने का काम करते हैं। ये सेंसर्स को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, एक्टिविटीज बहुत कुछ डिपेंड करती है हॉर्मोन्स पर। बहुत सारे होते हैं डिफरेंट, जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ इन पर डिपेंड करती है कि हमारी अलग अलग, मतलब जैसे आपको पता भी होगा कि गर्ल्स की, बॉयज़ की जो बॉडी है उसकी ग्रोथ हॉर्मोन्स पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, हमारे हेयर्स की ग्रोथ भी हॉर्मोन्स पर डिपेंड करती है। गर्ल्स की बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो उनमें जो हेयर की ग्रोथ होती है वो हॉर्मोन्स की वजह से ज़्यादा होती है, हमारी कम होती है, हॉर्मोन्स की वजह से होती है। तो सबके गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग हॉर्मोन्स हैं, मतलब कुछ डिपेंड करते हैं उनकी अलग अलग ग्रोथ पर। कुछ फिजिकल ग्रोथ भी इस पर डिपेंड करती है और सेंसर्स भी इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारी हॉर्मोन्स की डेफिनेशन, और बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ स्टेरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ नॉन स्टेरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक इंसुलिन होता है हार्मोन, इसका काम होता है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको डिकम्पोज करना, इंसुलिन हार्मोन का काम। तो ऐसे ही बस इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, ओनली डेफिनेशन ऑफ 1 मार्क्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स हो गया अब खत्म। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बहुत कुछ बता दिया मैंने आपको, 10 लेक्चर हो गए टोटल। अब याद रखना आपको क्या काम करना है, रैंक बूस्टर सीरीज, इसको रोज पढ़ना है और इसी से ही आप बनोगे एक्सपर्ट। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में रैंक बूस्टर सीरीज के साथ और बायोमोलिक्यूल उसके केमिकल काइनेटिक्स के साथ। तो केमिकल काइनेटिक्स कराऊंगा और रैंक बूस्टर सीरीज साथ साथ। तो रैंक बूस्टर सीरीज आती रहेगी रोजाना 1-2 दिन में भी, और केमिकल काइनेटिक्स तो मैं अब चला ही दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ।